तो आज हम लोग जो है नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, दैट इज योर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, डिजाइन का सब्जेक्ट है। ठीक है, वेटेज काफी अच्छा है हर एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोर्सेज को आगे पीछे हम लोग कंप्लीट करते आए हैं, तो वैसे एक डिटेल्ड मैनर में आपका यहाँ पे जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो बात कर रहे हैं हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। नाउ देखो यार, सबसे पहली बात तो जब हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो हमारे को यह समझने की जरूरत है कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि तो हमको ये भी बात पता होनी चाहिए कि वाई वी आर गोइंग फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स को ही क्यों डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर क्यों पिक्चर में आता है। ठीक है, हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर है ही है, सही बात है, हमारे पास वुडन का स्ट्रक्चर है ही है, तो वाई वी आर गोइंग फॉर स्टील, स्टील के लिए क्यों जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहली बात तो जब हम लोग स्टील की बात करें तो सबसे पहली बात तो जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है। स्टील का सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यह रहता है कि स्टील में जो आपका स्ट्रेंथ टू दी वेट जो रेशियो होता है वो काफी ज्यादा होता है। स्टील का एडवांटेज क्या होता है, स्टील का एडवांटेज ये होता है कि जो स्ट्रेंथ टू दी वेट रेशियो जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो स्ट्रेंथ टू दी वेट रेशियो काफी ज्यादा होने से क्या मतलब है, स्ट्रेंथ टू दी वेट रेशियो ज्यादा होने से मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन वेट के अंदर स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है किसी और स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, इसका एडवांटेज ये हो गया कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग मुझे जो है स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो इसके जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा छोटे आपको देखने को मिलेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंक्रीट से कंपेयर करूं, तो कंक्रीट के लिए मैं कंक्रीट को डिजाइन करना चाह रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए, उसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए मैं जो है स्टील को भी डिजाइन कर लूं। कंक्रीट और स्टील की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है स्ट्रेंथ की, उस स्ट्रेंथ के लिए मैं कंक्रीट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूं और उसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए अगर मैं स्टील को डिजाइन करूं तो एडवांटेज क्या निकल के आता है कि जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होगा, वो काफी आपको बड़ा डिजाइन करना पड़ेगा साइज के कंपैरिजन में, और स्टील का जो स्ट्रक्चर होगा वो कंपैरेटिवली आपका स्मॉलर साइज में हो जाएगा। तो इसका मतलब छोटे साइज में भी हम लोग जो है काफी ज्यादा लोड को हम लोग रेजिस्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दी स्टील स्ट्रक्चर्स। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसीलिए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। पहला रीजन ये कि स्ट्रेंथ टू दी वेट रेशियो काफी ज्यादा होता है, मतलब कम वेट में ज्यादा स्ट्रेंथ या ज्यादा जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स के लिए रेजिस्टेंस जो है ऑफर करता है आपका स्टील। पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज डक्टिलिटी। स्टील के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज डक्टिलिटी। जब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं तो डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कहीं ना कहीं आपको एक डिफॉर्मेशन देती है फेलियर से पहले आपको एक लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यही चीज अब हमारे को कंक्रीट में देखने को नहीं मिलता है। सही बात है कि नहीं, कंक्रीट आपका ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल जो आपके पास इमीडिएटली अगर हम बात करें तो आपको कोई भी इंडिकेशन दिए बगैर वहां पे क्रैक्स आ जाएंगे, वो आपका ब्रेक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर ब्रिटल मटेरियल। ठीक, अगर हम बात करें स्टील के बारे में, स्टील के और एडवांटेजेस क्या क्या है। स्टील के एडवांटेजेस ये है कि सर जब हम स्टील के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या स्टील से बने हुए कंपोनेंट की बात करते हैं तो उनको हम लोग रैपिडली वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रैपिडली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी चीज आपको बहुत कम टाइम पीरियड में चाहिए तो आप लोग क्या करो, स्टील के सेक्शंस लाओ, उनको जो है अरेंजमेंट कर दो। स्टील स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्टील स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि मैं अलग अलग कंपोनेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि वो जो है काफी ज्यादा आपको जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोड, दैट इज कॉल्ड योर स्टील स्ट्रक्चर्स।
स्टील स्ट्रक्चर का मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, चाहे हम कॉलम्स की बात करें, चाहे हम बीम की बात करें, चाहे हम लोग रूफ ट्रस की बात करें, ये सारी चीजें हम लोग किससे प्रोवाइड करेंगे? स्टील से बने हुए मेंबर से प्रोवाइड करेंगे। उनको हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो जो है एक्सटर्नल लोड्स को काफी ज्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये रहा कि एक छोटे से सेक्शन की अगर हम बात करें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम है, तो वो भी आपको काफी ज्यादा लोड रेजिस्ट करके देगा। ये मेन एडवांटेज हो जाता है स्टील का। दूसरा, रैपिड कंस्ट्रक्शन। कहीं पर भी आपको रैपिड कंस्ट्रक्शन करना है, जल्दी से आपको जो है कोई भी स्ट्रक्चर चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो आपका ब्रिज फेलियर हो गया, कहीं पर आपका ब्रिज टूट गया, कोलैप्स हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वहां पे आप लोग जल्दी से कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करनी है तो आप कंक्रीट का थोड़ी वहां पे ब्रिज बनाओगे, जल्दी चाहिए ना आपको। कंक्रीट का ब्रिज तो टाइम लेगा बनने में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। फिर स्टील के ब्रिजेस हम लोग लगा लेते हैं वहां पे फटाफट से, वो जल्दी से लग जाता है वैली ब्रिज जो आपका स्टील का लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये कुछ मेन एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक। दूसरी बात, जब हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर स्टील को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, तो अभी सी बात है स्टील की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, स्टील की लाइफ काफी अच्छा। दूसरा, अगर हम बात करें तो स्टील की जब हम बात करते हैं, स्टील का अल्टीमेटली जब उसका डिजाइन लाइफ खत्म हो जाता है, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो स्टील का स्क्रैप वैल्यू भी बढ़िया होता है। जब उसका डिजाइन लाइफ खत्म हो गया, जो वैल्यू होती है दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू भी स्टील का काफी अच्छा भी देखने को मिलता है। कंक्रीट का तो स्क्रैप वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाता है, कंक्रीट का तो नेगेटिव आ जाता है ना स्क्रैप वैल्यू आपका। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये कुछ एडवांटेज है जिसके वजह से हम लोग स्टील की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। बात क्लियर है? ज्यादातर हमारे इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर जो ज्यादातर हमारे जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्टील स्ट्रक्चर्स की ही बनी होती है। वहां पे स्टील का ही काम होता है सारा, चाहे हम रूफिंग चाहे हम रूफ की बात करें, चाहे हम लोग वॉल्स की बात करें, तो सारा हमारा क्या होता है वहां पे स्टील से ही बना होता है सब कुछ। कवरिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेज हो गए। वाई वी आर गोइंग फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स, हमारे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टील के बारे में हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऑब्वियसली बात है ये एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसकी। स्टील के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टील में क्या आता है? कोरोजन का, रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर स्टील को प्रॉपरली मेंटेन ना करें तो वहां पर रस्टिंग आ जाएगी, कोरोजन आ जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत स्टील में ये है आपकी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत अगर हम बात करें स्टील में, तो स्टील जो होता है आपका फायर रेजिस्टेंस नहीं होता है। आपको फायर रेजिस्टिंग आपको यहां पे ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है स्टील को। टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस बात है, अगर यहां पे थर्मल वेरिएशन अगर आप ज्यादा आ जाए तो कहीं ना कहीं स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम है स्टील के अंदर। तो दीज आर सम बेनिफिट्स एंड दीज आर सम यू कैन से दैट डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट? स्टील स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी। तो सबसे पहले पॉइंट करके लिखो, सबसे पहले पॉइंट करके लिखो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसके बाद मैं स्टील के बारे में बताऊंगा कि स्टील कैसे बनता है, उसका स्टील के बारे में बात करेंगे। हमारे को आज यहां पे ये भी बात करना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए आपके स्टील के अंदर कि मैं उसको एक स्टील स्ट्रक्चर में काम उसको यूटिलाइज कर पाऊं। और ध्यान रखना ये जो पहला आपका यहां पे क्लास हो रही है तो यहां से भी सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करें, अ स्ट्रक्चर विच इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, अ स्ट्रक्चर which is made from an organized which is made from an organized combination of structure, organized combination of structure, organized combination of structure
ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील लिखना, स्ट्रक्चरल स्टील members, structural steel members designed to carry external loads, designed to carry external loads and provide adequate rigidity. तो हमारे को एक बढ़िया रिजिडिटी ये प्रोवाइड कर ले। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग जो है स्टील मेंबर्स जो होती हैं उन स्टील मेंबर्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं सच दैट कि वो जो एक्सटर्नल लोड्स है उसको कैरी कर पाए और हमारे को एक एडुकेट रिजिडिटी हमारे को दे पाए। ठीक है जी, इसी को हम लोग स्टील स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड योर स्टील स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? ठीक है जी। नाउ अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो क्या क्या एडवांटेजेस है स्टील स्ट्रक्चर्स की? तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स? एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। नंबर 1, सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताई थी कि क्या है कि यहां पे जो स्ट्रेंथ टू द वेट रेशियो जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज हाई, तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो का ज्यादा होता है। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि we can carry heavy loads with relatively small sections. That is, it can carry heavy loads with relatively smaller sections. मतलब साइज जो है इसका कम रहेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल की बात करी थी कि अगर मैं सेम लोड के लिए मान लो एक स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा हूं और अगर मैं एक कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो साइज निकल के आएगा स्टील का कम निकल के आएगा और कंक्रीट का ज्यादा साइज निकल के आएगा। तो यही बात कर रहे हैं हम लोग, छोटे साइज के मेंबर से भी हम लोग ज्यादा लोड को कैरी करवा सकते हैं। ये आपका एडवांटेज आता है स्टील का, पहला एडवांटेज। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज आपकी डक्टिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका जो एडवांटेज है स्टील का, दैट इज योर डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी तो मालूम है सबको क्या होती है डक्टिलिटी? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एलोंगेट इन दी प्लास्टिक रेंज। सही बात है कि नहीं? विदाउट एनी क्रैक्स। तो आप बोल सकते हैं डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल to elongate in plastic range। प्लास्टिक रेंज में कितना ये एलोंगेट कर पाता है मटेरियल, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये चीज आपके स्टील के अंदर रहती है। तीसरा एडवांटेज अगर हम बात करें तो तीसरा एडवांटेज क्या रहेगा आपका? रैपिड कंस्ट्रक्शन। तो आप लोग रैपिडली इसको जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मेंबर, एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है यहां पे, या तो वेल्ड करना है इन मेंबर्स को आपस में, ठीक है, या तो आपको यहां पे बोल्ट्स यूज करना है, फटाफट से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका अच्छे से अरेंज करके। ठीक है, और एडवांटेज स्टील का स्क्रैप वैल्यू, हाई स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यहां पे काफी ज्यादा होती है स्टील की। ठीक है जी, तो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर्स या स्टील स्ट्रक्चर्स। डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे किसकी? रस्टिंग की या कोरोजन की। तो हम लिख सकते हैं प्रोन टू
कोरोजन अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है तो ऑब्वियस बात है यहां पे कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में उसको एक्सपोज्ड कंडीशन में इसको रखा जाए तो, ठीक है, एक्सपोज्ड कंडीशन में रखा जाए तो कोरोजन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे अगर मैं एक और बात करी थी कि क्या है कि फायर रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब ये फायर रेजिस्टेंस होता नहीं है, इसको ट्रीट करना पड़ेगा आपको, फायर रेजिस्टिंग के अगेंस्ट आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीट करने के बाद भी ओबीसी बात है इतनी, ठीक है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप लोग फायर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको यूज कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आपकी आती नहीं है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली इसका जो स्ट्रेंथ है या उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या होता है, देखो यार, देखो जब भी रिपीटिव टाइप का लोड आता है, रिपीटिव मतलब जो साइक्लिक लोड आती है, तो इस केस में स्टील स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं ज्यादा डिफॉर्म आपके कर जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे फटीग होने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो फटीग और क्रीप की वजह से यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि दे आर सब्जेक्टेड टू strength will be decreases, ऐसे लिखो strength will be decreases due to reversal or cyclic loading। ठीक है, that is fatigue, that is fatigue failure। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है आपके स्टील के, तो these are some disadvantages of steel। ठीक है जी, ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन की बात हो गई कि सर स्टील होता क्या है, स्टील के सर एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कंक्रीट के स्ट्रक्चर डिजाइन कर ही रहे थे सर, ठीक है, बढ़िया, हम लोग आरसीसी के स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन कर रहे थे, तो व्हाई वी आर गोइंग फॉर स्टील, उसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, क्यों हम लोग स्टील की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में बात किया। ठीक है, देखो जब हम स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की बात करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की बात करते हैं, तो यहां पे देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली बात है, जब हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो किसी भी स्ट्रक्चर में आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को तो डिजाइन करना होता है। जैसे हमने स्ट्रक्चरल में बात किया था कि आपके पास बीम्स, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कॉलम्स, ठीक है, ये कंप्रेशन मेंबर आ गया आपके पास। ठीक है, कुछ आपके यहां पे टेंशन मेंबर भी होंगे जो कि टेंशन कैरी करेंगे, सही बात है, कुछ ऐसे मेंबर जिनमें क्या हो गया, टेंशन फोर्स आ गया। जैसे हम लोग ट्रस की बात करते हैं तो ट्रस का जो बॉटम मेंबर होता है वो क्या होता है आपका, टेंशन मेंबर होता है, प्योर टेंशन मेंबर होता है। तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जो हम स्टील का यूज करेंगे, देयर विल बी दिस मेंबर, दैट मेंबर विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन ऑल्सो, तो वहां पे उस मेंबर में भी आपका टेंशन टेंसाइल फोर्स आएगा, तो उस टेंशन के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्टील स्ट्रक्चर के लिए हमारे को फाउंडेशन भी देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको फाउंडेशन की जानकारी भी होनी चाहिए, क्लियर है बात। अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर का एक और बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट यूज आपको ये देखने को मिलता है कि जब हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे पास तीन मेथड होते हैं डिजाइन के, यूजुअली हमारे पास तीन मेथड है डिजाइन के। एक तो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसको हम लोग WSM बोलते हैं, एक आपके पास अल्टीमेट लोड मेथड, तीसरा आपके पास लिमिट स्टेट मेथड जिसको हम लोग LSM बोलते हैं, क्लियर है बात। अब जब हम तीनों मेथड्स की बात करते हैं तो तीनों मेथड्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको क्वेश्चन तो तीनों से आएगा, बट नाउ डेज वी प्रेफर फॉर लिमिट स्टेट ऑफ मेथड। अब लिमिट स्टेट मेथड के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जब हम मेथड ऑफ एनालिसिस शुरू करेंगे ना तो वहां पे मैं आपको फिर से डिटेल में उसको हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर हम आपकी बात करें तो फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि स्टील स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टील स्ट्रक्चर का यह है कि
स्टील स्ट्रक्चर में आप लोग जो है लोडिंग जो है काफी ज्यादा आप लोग कर सकते हो, मतलब जब तक वो काफी ज्यादा डिफॉर्मेशन उसके अंदर ना आए। रिजर्व स्ट्रेंथ स्टील के अंदर काफी ज्यादा होती है, स्टील के अंदर रिजर्व स्ट्रेंथ स्टील के अंदर काफी ज्यादा होती है। उस रिजर्व स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करवाता है जब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं। तो क्लियर है बात। और जब हम लिमिट स्टेट मेथड से उस रिजर्व स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हैं, जो आपका जो यील्ड जो आपके पास स्ट्रेस के बाद जो आपके पास एक रिजर्व स्ट्रेंथ स्टील के अंदर देखने को मिलता है, उसको जब हम यूटिलाइज करते हैं, उस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। जहां पे हम लोग स्टील को तब तक हम लोग लोडिंग करते हैं जहां पे वहां पे प्लास्टिक हिंजेस आपके फॉर्म नहीं होते हैं। क्लियर बात। तो एडवांटेज स्टील का ये है कि इसको हम लोग प्लास्टिक डिजाइन इसका हम लोग कर सकते हैं। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट वी कैन डिजाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपके मेजर एडवांटेजेस हैं। जब हम लोग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट के बाद बात करते हैं तो ओबीसी बात है, यहां पे बात आती है फिर प्लास्टिक एनालिसिस की। किसकी बात आती है यहां पे? फिर आपकी प्लास्टिक एनालिसिस की बात आती है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब हमारे कोर्स की बात करें तो हम लोग इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से कंपाइल करेंगे और किस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो जब मैं ये डिफरेंट मेंबर्स को डिजाइन करूंगा, डिफरेंट मेंबर्स को अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओबीसी बात है, हमारे पास क्या होता है, जब हम स्टील के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टील के स्ट्रक्चर में जो भी आपके मेंबर्स लगते हैं, कंपोनेंट लगते हैं, वो मेंबर आपके स्टैंडर्ड मेंबर्स होती हैं। स्टैंडर्ड मेंबर का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड मेंबर का मतलब आपके स्टैंडर्ड आपके चैनल सेक्शन बनते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन के आपके टी बीम बनता है आपका स्टैंडर्ड डायमेंशन का, स्टैंडर्ड डायमेंशन का आपके पास एंगल बनेगा, चैनल बनेगा, बीम बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके पास स्टैंडर्ड डायमेंशन या स्टैंडर्ड चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं, उन स्टैंडर्ड चीजों को आपको अरेंज करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास तीन चार चीजें हैं, मान लो मेरे पास ये मेंबर है, इन मेंबर को मेरे को कंबाइन करना है इस तरीके से कि यही मेंबर में से कुछ आपके कॉलम की तरह काम कर रहे हैं, इसके ऊपर ये लगा दिया तो ये हमारा बीम की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को इस तरीके से अरेंज कर दिया तो ये हमारा ट्रस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी हमारे पास अवेलेबल सेक्शन है ना, हमारे पास स्टैंडर्ड सेक्शन अवेलेबल होती है, लिखवाऊंगा मैं अभी जस्ट उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेक्शंस होती हैं, उन स्टैंडर्ड सेक्शन को हमारे को अरेंज करना होता है। अरेंज करके वो उस मेंबर्स को हम लोग ऐड करवाएंगे, कोई कंप्रेशन मेंबर की तरह एक्ट करेगा, कोई आपका जो है टेंशन मेंबर की तरह एक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब इन सब मेंबर्स को मेरे को अरेंज करना है, ये मेंबर है, इसके मेंबर, इसके ऊपर एक और मेंबर को मेरे को बांधना है, एक हिसाब से बांधना ही है, तो उसको बांधने के लिए मुझे कुछ चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फास्टनर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्टनर्स। एग्जाम्पल जैसे आपके बोल्ट हो गया, जैसे एग्जाम्पल आपका रिवेट हो गया, एग्जाम्पल जैसे आपका वेल्ड हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके फास्टनर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे को इस फास्टनर्स के बारे में समझना है, या उन मेंबर्स के बारे में भी समझना है हमारे को कि कब कैसा लोडिंग की वजह से कौन से टाइप का स्ट्रेस आपका डेवलप होता है मेंबर के अंदर। ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो सबसे पहले एक बार तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। इंट्रोडक्शन मतलब जहां पे हम लोग स्टील के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अभी हमने बात किया एडवांटेज डिसएडवांटेज, हमने वो समझ लिया। इसके बाद कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टील की जो रिक्वायर्ड होती है हमारे को एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर यूज करने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जो है फास्टनर्स को डिस्कस करेंगे। पहले फास्टनर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग डिजाइन करते हैं। कहीं ना कहीं वो फास्टनर्स का ही काम है इन मेंबर्स को आपस में पकड़ के रखने का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले हम लोग फिर फास्टनर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ही हमारा फास्टनर कंप्लीट होगा फिर जाके हम लोग एक एक मेंबर को उठाते जाएंगे। जैसे टेंशन मेंबर पहले उठा लेंगे, फिर कॉलम उठाएंगे, फिर बीम उठा देंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसी बीच में फिर हम लोग जो है प्लास्टिक एनालिसिस को भी बीच में कंप्लीट करेंगे। बीम से पहले प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्योंकि फर्दर जब हम बीम को डिजाइन करते हैं तो वहां पे प्लास्टिक एनालिसिस के कंसेप्ट वहां पे यूज होते हैं, तो इसीलिए प्लास्टिक एनालिसिस हम लोग फिर पहले कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सुनो, तो अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स आपका कैसे चलेगा? कोर्स आपका कैसे चलेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो अभी आज चल रही है आपकी इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगी। उसके बाद सेकेंडली हम लोग बात करेंगे फास्टनर्स के बारे में। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे फास्टनर्स के बारे में, जहां पे आपका बोल्ट वेल्ड्स के बारे में बात होगी। और ध्यान रखना यहीं पे आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के जो प्रोविजंस है उनके बारे में भी डिस्कस होगा।
ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपके जो कोड के प्रोविजन है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपका पूरा कोड आपका यहां पे डिकोड होगा, सही बात है। अच्छा, तो फास्टनर्स हो गया। फास्टनर्स के बाद जो है हम बात करेंगे टेंशन मेंबर के बारे में। ठीक है जी। टेंशन मेंबर्स के बाद हम बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर के बारे में। कंप्रेशन मेंबर्स के बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस। उसके बाद हम लोग बिल्ट अप बीम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग जो है फुटिंग फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे, स्टील के जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। कंप्रेशन मेंबर में आपके पास जो आप लोग लेसिंग वाला डिजाइन करते हो, लेसिंग हो गया, आपके पास बैटन्स हो गया, उसके बारे में यहीं पे बात हो जाएगी आपकी। ठीक है। फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वन हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फाउंडेशन के बाद हम बात करेंगे रूफ ट्रस के बारे में, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका कोर्स रहने वाला है इस तरीके से। ठीक है। तो जहां पे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पूरे कोड को यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें? बाकी कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये आपका कोर्स रहने वाला है नाउ। ठीक है। ये पहले से पहले वाले पेज में लिखना था। ठीक है। चलो आगे देखो अब। नाउ, तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जो स्टील के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ जी, कितनी होती है स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चाहे स्टील का ग्रेड जो भी हो, वट एवर बी द ग्रेड ऑफ द स्टील, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁵। क्यों है ऐसा? वाई दिस? मैंने बोला कि चाहे जो मर्जी ग्रेड हो स्टील का, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबकी कांस्टेंट होती है 2 × 10⁵। क्यों होता है? देखो समझो बात को। देखो यार, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूं। तो जब हम लोग माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका एक कर्व नजर आता है, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो आपके पास स्लोप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो यार, ये तो माइल्ड स्टील है, क्योंकि माइल्ड स्टील की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपको प्लास्टिक रेंज आपको देखने को मिलता है। दिस इज योर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका प्लास्टिक रेंज है। ये आपके पास स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये आपके पास फ्रैक्चर। दिस इज योर नेकिंग जोन। ठीक है जी। ये आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस। दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो देखो यार, जब हम माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉइंट ए। पॉइंट ए इज कॉल्ड योर व्हाट? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू दिस पॉइंट।
उसके बाद आती है आपकी कौन सी, इलास्टिक लिमिट। इसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जब तक आपका मटेरियल इलास्टिकली बिहेव कर रहा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहां तक अगर आप लोडिंग करोगे और आप लोग लोड को रिमूव कर दोगे, रिलीज कर दोगे, तो स्ट्रक्चर अपना वापस से, मटेरियल जो है अपना वापस से शेप रीगेन कर लेगा। दैट इज कॉल्ड योर इलास्टिक लिमिट। इसके बाद आपकी आती है अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज जस्ट ड्यू टू रीएडजस्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। अपर यील्ड पॉइंट आपको मॉलिक्यूल्स के रीएडजस्ट होने से ही देखने को मिलता है। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है क्योंकि काफी ज्यादा जूम कर रखा है हमने इसमें। बात क्लियर है कि नहीं है? बेसिकली अगर आप माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे तो ऐसे नहीं दिखता है। जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं बहुत कम होता है ये वैल्यूज, ठीक है। इसको हमने बहुत जूम करके देखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? है ना। अब डी के बाद क्या होता है? डी के बाद अगर हम ध्यान से देखो तो ये आपका सिर्फ डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। दिस इज योर स्ट्रेन एक्सेस ना। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन विदाउट इंक्रीज इन एनी स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस इंक्रीज नहीं किया है। कितना स्ट्रेस है आपका? यील्ड स्ट्रेस। ये यील्ड से ज्यादा आपने स्ट्रेस नहीं किया, फिर भी आपका डिफॉर्म करते जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक रेंज। यहां पे आपका सिर्फ डिफॉर्मेशन होते जा रहा है। डिफॉर्मेशन के बाद कुछ पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? आपका फिर मटेरियल जो है फिर से रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाएगा। एंड फर्दर आपको अगर उसको फेल करना है तो आपको उसके ऊपर फिर लोड फिर से बढ़ाना पड़ेगा। लोड बढ़ेगा आपका अल्टीमेट के बाद, अल्टीमेट तक आपका लोड बढ़ता है। उसके बाद फर्दर आपकी नेकिंग फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। नेकिंग मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये माइल्ड स्टील के ऊपर टेंशन टेस्ट हमने किया है। कौन सा टेस्ट है आपका? टेंशन टेस्ट हमने माइल्ड स्टील के अंदर किया है। कहां पे किया है? यूटीएम के अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर हमने ये सारी बातें करी है। माइल्ड स्टील का हमने एक स्पेसिमेन लिया, उसको हमने टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद ये सारा बिहेवियर माइल्ड स्टील का आपको देखने को मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? नेकिंग फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? नेकिंग फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा सर? वो आपका कुछ रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मतलब फेलियर के टाइम में जो आपके पास माइल्ड स्टील है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं नेकिंग फॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड नेकिंग फॉर्मेशन। ठीक है। तो मतलब यहां अल्टीमेट के बाद जो है आपका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और फिर जाके लास्ट में आपका फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर का मतलब टूट जाता है। क्लियर है बात? ये सारी बातें क्लियर है क्योंकि ये सारी कहानी आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से थी। ऑब्वियस सी बात है ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात करते हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर फॉर माइल्ड स्टील। हम लोग जो है यहाँ पे माइल्ड स्टील को ही प्रेफर करते हैं जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं। बोलो बात क्लियर है? यस और नो यार? क्लियर है बात? आगे बात करें, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज योर पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज योर पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की बात करें तो पॉइजन रेशियो होता क्या है भाई? व्हाट इज पॉइजन रेशियो? यस, व्हाट इज पॉइजन रेशियो? दैट इज लेटरल टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दैट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील का जो पॉइजन रेशियो है, अगर मैं इलास्टिक रेंज के अंदर बात करूं, इलास्टिक रेंज के अंदर मैं बात करूं तो वैल्यू आती है 0.3 के आसपास। कितनी आती है? 0.3। और अगर मैं प्लास्टिक रेंज की बात करूं तो प्लास्टिक रेंज में माइल्ड स्टील की जो पॉइजन रेशियो है दैट इज योर 0.5। क्लियर है बात? वैसे तो अगर हम बात करते हैं किसके बाद? प्लास्टिक लिमिट के बाद, है ना, या यील्ड स्ट्रेस के बाद अगर हम बात करें तो यील्ड स्ट्रेस के बाद जो आपका पॉइजन रेशियो है उसको पॉइजन रेशियो के तौर पे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बट फिर भी रेंज आपको याद रखना है 0.5 के आसपास आपका रेंज रहता है। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी शियर मॉडुलस, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। शियर मॉडुलस क्या होता है? शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन। तो अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू आपकी रहती है 0.77 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज योर शियर मॉडुलस ऑफ व्हाट? माइल्ड स्टील। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है, ध्यान रखना, ये शियर मॉडुलस है माइल्ड स्टील का। इसके अलावा अगर हम डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी कितनी होती है? मास डेंसिटी ऑफ स्टील दैट इज इक्वल्स टू
7850, तो 7850 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, तो 7850 kg पर मीटर क्यूब ये आपकी मास डेंसिटी होती है आपके स्टील की। तो स्टील की मास डेंसिटी इतनी। फर्दर अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो दीज आर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है माइल्ड स्टील की दैट वी हैव टू नो। फ्रैक्चर का नाम कप एंड कोन फेलियर, फेलियर का नाम है वो फ्रैक्चर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड कप एंड कोन फेलियर। कप एंड कोन फेलियर, ठीक है, तो ये आपका कप एंड कोन फेलियर यही है। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां तक की बातें सबको क्लियर है, आगे चले। चलिए देखिए जरा, तो हम बात कर रहे थे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कि वाई वी आर गोइंग फॉर स्टील, हम लोग स्टील की तरफ क्यों जा रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा हमने एडवांटेज ये देखा था कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेंथ टू दी वेट जो आपका रेशियो होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब कंपेरेटिवली अगर हम स्मॉलर साइज का सेक्शन डिजाइन करेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस या ज्यादा फोर्स आपका जो है कैरी कर पाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेंथ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं, एक कंक्रीट का सेक्शन डिजाइन कर रहा हूं, एक स्टील का सेक्शन डिजाइन कर रहा हूं। अगर मैं साइज को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो कंक्रीट का जो साइज होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर रहेगा, और अगर हम स्टील की साइज करें तो स्टील का साइज कंपैरेटिवली आपका स्मॉलर साइज रहता है। तो इसी को बात कर रहे हैं कि दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रेंथ टू दी वेट जो आपका रेशियो होता है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है, ये हमारा कहने का मतलब था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टील की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, स्टील से हम लोग रैपिड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। रैपिड कंस्ट्रक्शन मतलब बोले तो अगर मान लो किसी भी मान लो जगह पे मेरे को जो है बहुत तेजी से कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी हमारा यहाँ पे दिक्कत हुई है हिमाचल में, ठीक है, क्लाउड बस्ट हुआ है, बाढ़ आई है, तो जहां पे भी हमारे ब्रिजेस वगैरह गिरे हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हमारे को वहां पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है। तो जब हमारे को फटाफट से ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है तो अभी सी बात है हम लोग कंक्रीट की तरफ तो नहीं जाएंगे, कंक्रीट का ब्रिज बनाएंगे, तो कंक्रीट का ब्रिज बनाने में तो टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे हम लोग स्टील का ब्रिज बना देंगे। तो जहां पर भी हमारे को इमरजेंसी में, फॉर एग्जाम्पल मान लो लड़ाई वड़ाई हो रही है कहीं पे, सही बात है, आपको वहां पे सेना पहुंचानी है, क्या करेंगे आप, स्टील ब्रिज बनाएंगे फटाफट से। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पे भी बॉर्डर वाले एरिया वहां पे आपको स्टील ब्रिज देखने को मिलता है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारे एडवांटेज आपके स्टील के आपको देखने को मिलता है। अब डिसएडवांटेज भी है स्टील का। अच्छा, एक और एडवांटेज, स्टील का डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू काफी ज्यादा होती है। स्क्रैप वैल्यू मतलब खराब होने के बाद आप लोग कबाड़ी को बेचते हो ना, सही बात है कि नहीं है, तो उसका आपको रेट अच्छा खासा मिल जाता है, स्क्रैप वैल्यू बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी काफी ज्यादा एडवांटेज स्टील का है। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट की स्क्रैप वैल्यू इतनी ज्यादा होती नहीं है, नेगेटिव होती है स्क्रैप वैल्यू कंक्रीट की। इवन तोड़ने के, डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद तोड़ने के लिए पैसा लगता है इसमें। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है आपका स्टील, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर स्टील। ठीक है जी, तो ये हमारी बात होगी, इसीलिए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील होता क्या है, व्हाट इज स्टील। बार बार हम लोग स्टील 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 कर रहे हैं, व्हाट इज स्टील। बार बार हम लोग बात कर रहे हैं स्टील स्टील स्टील, तो स्टील होता क्या है। स्टील बेसिकली आपका एक एलॉय होता है। स्टील बेसिकली एन एलॉय। एलॉय किसका, कार्बन एंड आयरन। तो आयरन और कार्बन को मिक्स करके आपका क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। बेसिकली जब हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात करते हैं तो वी आर गोइंग फॉर व्हाट, माइल्ड स्टील।
जिसको लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो स्टील की, तो स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन दैट इज Fe एंड कार्बन, है ना। और जनरली हम लोग यहां पे जो है लो कार्बन स्टील मतलब परसेंटेज कार्बन 0.23% के आसपास रहता है। परसेंटेज कार्बन कितना रहता है आपका? 0.23% के आसपास। लो कार्बन स्टील किसको बोलते हैं हम लोग? माइल्ड स्टील को। किसको बोलते हैं हम लोग? माइल्ड स्टील को। भैया यही हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चरल स्टील की बात करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब लो कार्बन स्टील का एडवांटेज क्या है? लो कार्बन स्टील का एडवांटेज क्या है? देखो यार, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब जब हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो जैसे जैसे आयरन में हम लोग परसेंटेज कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आयरन में परसेंटेज कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी जो ब्रिटलनेस है या आपकी जो ब्रिटलनेस है वो क्या होती जाएगी? ब्रिटलनेस आपकी इंक्रीज होती जाएगी। जितना कार्बन कंटेंट लो है उतना ही मटेरियल आपका डक्टाइल होते जाएगा। क्लियर है बात? तो यही एडवांटेज हो जाता है लो कार्बन स्टील का। लो कार्बन स्टील क्या होगा आपका? डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब ऐसा मटेरियल जो फेल होने से पहले आपको क्या दे देगा? इंडिकेशन दे देगा। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको क्या दे देगा? ये आपको इंडिकेशन दे देगा। दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर डक्टाइल मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सुनो, तो लो कार्बन स्टील का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इट इज डक्टाइल इन नेचर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी होता क्या है? डक्टिलिटी इज दी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एलोंगेट इन प्लास्टिक रेंज। तो प्लास्टिक रेंज के अंदर कितना वो डिफॉर्म करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डक्टिलिटी दैट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू दी यील्ड डिफॉर्मेशन। अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू दी यील्ड डिफॉर्मेशन। अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू दी यील्ड डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अच्छा मुझे एक चीज बताना, मैंने बोला कि जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज कार्बन बढ़ाते हैं ब्रिटलनेस आपका इंक्रीज होता है। व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड व्हाट अबाउट द हार्डनेस? व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ एंड व्हाट अबाउट हार्डनेस? जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज कार्बन बढ़ाते हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो हार्डनेस है वो क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। हार्डनेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज हार्डनेस? रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच एंड अब्रेशन। मतलब किसी भी चीज की अगर मेरे को हार्डनेस चेक करनी है, हम क्या करेंगे? उसके ऊपर स्क्रैच करेंगे। अगर स्क्रैच करके मटेरियल नहीं आ रहा है तो क्या बोलूंगा? हार्ड है ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। जैसे जैसे परसेंटेज कार्बन बढ़ाते जाएंगे क्या बढ़ते जाएगा आपका? हार्डनेस आपका बढ़ते जाएगा। ये बात ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। नाउ तो हमारे को सबसे पहले तो ये मालूम पड़ गया कि स्टील क्या होता है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। जनरली हम लोग लो कार्बन स्टील की बात करते हैं जिसमें परसेंटेज कार्बन आपका कितना होता है? 0.23% आपका परसेंटेज कार्बन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव टू रिक्वायर्ड। यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको रहती है जब हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो यार क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए अगर मेरे को स्ट्रक्चरल स्टील को डिजाइन करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील यूज्ड इन प्लास्टिक डिजाइन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ steel used in plastic design. Characteristics of steel used in plastic design. तो जब हम प्लास्टिक डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे जो स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात हो रही है।
देखो, सबसे पहली बात क्या बोलता है? सबसे पहली बात ये बोलता है कि जो यील्ड स्ट्रेस है, आपकी जो यील्ड स्ट्रेस है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 450 MPa। यील्ड स्ट्रेस आपका 450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एमपीए समझते हो क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा आपका यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखना, ये एक एक कैरेक्टरिस्टिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या रहता है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस है और जो आपका यील्ड स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस का जो रेशियो है, इट शुड नॉट बी लेस देन 1.2। इट शुड नॉट बी लेस देन 1.2। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इस लाइन से क्या समझे हम लोग? इस लाइन से क्या समझ रहे हो आप लोग? इस लाइन से क्या समझ रहे हो? वो तो दिख रहा है, अल्टीमेट और यील्ड की वैल्यू 1.2 से कम नहीं होनी चाहिए, वही तो मैं बोल रहा हूं। उससे आप लोग और क्या समझ रहे हो? इससे हमारे को यह समझ में आता है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1.2 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस होना चाहिए। मतलब 1.2 का मतलब 20% ज्यादा होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंशन टेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि स्टील को हम लोग वहीं पे यूज करेंगे, या अगर हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस स्टील का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी एटलीस्ट, वैसे तो टेंशन और कंप्रेशन में दोनों सेम बिहेवियर होता है स्टील का, ठीक है, सेम स्ट्रेस टेंशन कर्व बनता है टेंशन और कंप्रेशन में स्टील का, ठीक है। FY यील्ड स्ट्रेस इज सेम इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, अभी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 20% मोर, एटलीस्ट 20% मोर देन यील्ड स्ट्रेस, देन यील्ड स्ट्रेस। %20 मोर देन यील्ड स्ट्रेस। तो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आपका 20% ज्यादा होना चाहिए आपके यील्ड स्ट्रेस से। क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है परसेंटेज एलोंगेशन शुड नॉट बी लेस देन 15%। परसेंटेज एलोंगेशन शुड नॉट बी लेस देन 15%। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या मतलब है इससे? बोलो यार। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? परसेंटेज एलोंगेशन 15% से कम नहीं होना चाहिए। क्या बता रहा है हमारे को? क्या बता रहा है हमारे को? परसेंटेज एलोंगेशन, एलोंगेट कौन से जोन में? प्लास्टिक जोन में। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? डक्टिलिटी की बात कर रहा है ये। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डक्टिलिटी। एलोंगेट इन व्हाट? प्लास्टिक जोन ना, यही तो बोला था हमने, प्लास्टिक जोन में एलोंगेट करना चाहिए। एलोंगेशन बढ़िया होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए, बढ़िया एलोंगेशन होना चाहिए, क्योंकि एलोंगेशन बढ़िया रहेगा तो आपको इंडिकेशन जल्दी मिलेगी ना। इंडिकेशन आपको अच्छी खासी और प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा एलोंगेट कर रहा है, उतने में ब्रेक कर रहा है, पता ही नहीं लगा आपको कितना एलोंगेट किया उसने, तो डक्टाइल मटेरियल थोड़ी कहलाया वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कम से कम 5% होना चाहिए होता है। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, देखो यार, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो वहां पे हमको ध्यान में होता है कि जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं, देखो यार, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का, दिस इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ये आपका इलास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक लिमिट के बाद आपके पास जो स्ट्रेन है दैट इज कॉल्ड योर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। पोस्ट मतलब इलास्टिक के बाद, यही बात थी।
पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन एटलीस्ट कितना होना चाहिए होता है? 5% होना चाहिए कम से कम। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज टोटल एलोंगेशन की बात कर रहे हैं कि 15% से कम तो होना ही नहीं चाहिए भैया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो बेसिकली ये जो परसेंटेज एलोंगेशन है किसको मेजर करता है? दिस परसेंटेज एलोंगेशन मेजर्स व्हाट? दिस परसेंटेज एलोंगेशन मेजर्स डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, मेजर्स डक्टिलिटी। दिस परसेंटेज एलोंगेशन मेजर्स दी डक्टिलिटी, ये डक्टिलिटी को मेजर करके देता है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, है ना? चलिए अच्छा, इससे पहले हमने एक और प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर बात करी थी, किसके बारे में? यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करी थी। यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करा था हमने। यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करा था हमने। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली हमारे को क्या बताती है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली हमारे को क्या बताती है? अभी तक बात किया था हमने अभी भी। जैसे कि आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यही बोला था ना मैंने, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और स्टील का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्टैंडर्ड होती है, कितनी होती है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये भी हमने बात करा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको क्या बताती है? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो मटेरियल है, एक मेरे पास क्या है? स्टील है, ठीक है, दूसरा मेरे पास एल्यूमिनियम है। एक मेरे पास स्टील है, दूसरा मेरे पास एल्यूमिनियम है। पहली बात, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे ये मालूम है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है स्टील का वो ज्यादा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम से। स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। बट इससे सिग्निफिकेंस क्या है? इससे हम लोग समझते क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली क्या बताता है? बेसिकली ये आपके मटेरियल की रिजिडिटी के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? रिजिडिटी या स्टिफनेस के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? अल्टीमेटली हम लोग स्टिफनेस बोले तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो बात को। किसके बारे में जानकारी देगा ये? स्टिफनेस के बारे में जानकारी देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, स्टिफनेस होता क्या है? व्हाट इज स्टिफनेस? व्हाट इज स्टिफनेस? स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास स्टिफनेस ही पढ़ा था ना? बताओ स्टिफनेस क्या होता है? स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास हमने स्टिफनेस ही पढ़ा था। मैट्रिक्स बनाया था, बड़ा बड़ा मैट्रिक्स बनाया था, छोटा सा वो बात भी भूल गए। स्टिफनेस होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यही होता है स्टिफनेस। K इज इक्वल्स टू P/डेल्टा। मतलब क्या है इसका? कितना लोड लगाने पे आपका डिफ्लेक्शन आएगा? किसी भी चीज की स्टिफनेस ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गिवन लोड पे डिफ्लेक्शन क्या हो गया? कम हो रहा है। मतलब आपने एक लोड लगाया, उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन आपका कम आया, तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्टिफनेस ज्यादा होगी उसकी। बोलो यार सुनो, स्टिफनेस का उल्टा फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपने लोड लगाया और डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ गया, स्टिफनेस की वैल्यू कम आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं लोड लगाया मैंने 5 किलो न्यूटन, डिफ्लेक्शन आ गया मेरा 3 mm, 2 mm आ गया मेरा। सही बात है? वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 आ गई। ये आपकी स्टिफनेस की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा, मैंने लोड लगाया 5 किलो न्यूटन ही, ठीक है, डिफ्लेक्शन भी 5 mm आ गया। कितना आ गया? 1 आई वैल्यू। सही बात है कि नहीं है? सेम लोड में ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट किया? लोड तो सेम रखा ना मैंने। ये केस 1 है, केस 2 है,
डिफ्लेक्शन ज्यादा कहां हुई है? 5 mm इज मोर देन 2 mm ना, डिफ्लेक्शन यहां पे ज्यादा हुई है। इसका मतलब ये मटेरियल क्या है आपके पास? ये आपका वो मटेरियल है जिसकी स्टिफनेस की वैल्यू कम है। लोड पर डिफ्लेक्शन स्टिफनेस है ना, इसकी स्टिफनेस की वैल्यू क्या है सर? कम है। इसकी स्टिफनेस की वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। बोलो यार यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो ध्यान रखना, हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है मटेरियल उतना स्टिफ होता है। मतलब मैंने बोला कि सर मेरे पास एक स्टील है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, अगर मैं लोड लगाऊंगा, सेम लोड लगाऊंगा, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, मतलब ध्यान से सुनो, ये एल्यूमिनियम है, ये आपका स्टील है, ये एल्यूमिनियम है, ये स्टील है, दोनों का साइज सेम है, सिर्फ फर्क क्या है? कलर का फर्क है। समझ रहे हो बात को? दोनों के ऊपर मैंने सेम लोड लगाया, साइज सेम है ना, सब कुछ डायमेंशन सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सब कुछ सेम है इसमें। दोनों के ऊपर मैंने सेम लोड लगाया। क्या लोड लगाया? सेम लोड लगाया। सेम लोड लगाया तो ये क्या है? ये क्या है? कौन ज्यादा पिचकेगा? एल्यूमिनियम ज्यादा पिचकेगा। क्यों? यंग्स मॉडुलस कम है और इसकी स्टिफनेस क्या है? कम है। तो यंग्स मॉडुलस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या बताएगी? मटेरियल का स्टिफनेस बताएगी। और स्टिफनेस क्या होता है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है। समझे बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस, इट रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स, यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम लोग, इट रिप्रेजेंट्स द स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के स्टिफनेस के बारे में आपको जानकारी देगा। सीधी सीधी बात है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो, तो ब्रैकेट में लिखो हायर द वैल्यू ऑफ, हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, मोर विल बी द, हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, अच्छा ऐसे लिखो, या हायर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, लेस विल बी डिफॉर्मेशन, लेस विल बी डिफॉर्मेशन। इट मीन्स इट इज स्टिफ मटेरियल, इट मीन्स इट इज स्टिफ मटेरियल। इसका मतलब ये मटेरियल आपका स्टिफ हो जाएगा, इसका मतलब ये मटेरियल क्या हो जाएगा? आपका स्टिफ हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? सुनो यार, तो अगर मैं स्टील और एल्युमिनियम की बात करूं, तो स्टील और एल्युमिनियम की बात करूं तो इन दोनों में से ज्यादा स्टिफ कौन सा है? ज्यादा लोड कौन कैरी करेगा? स्टील। सही बात है कि नहीं है ना? एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस होता है लगभग कितना होता है? स्टील के 1/3 होता है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी ये रहती है। अच्छा, आपने देखा होगा आज के डेट में हम लोग एल्यूमिनियम का भी यूज कर रहे हैं, आज के डेट में हम लोग एल्यूमिनियम का भी यूज कर रहे हैं। आप बोल रहे हो सर स्ट्रेंथ कम होता है, एल्यूमिनियम का यूज क्यों करें? अरे स्टील के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ कम होता है, बट अगर आप मुक्का भी मारोगे ना फिर भी टेढ़ा होता है। ये देखा है आपने एल्यूमिनियम का? एक एल्यूमिनियम का ग्रिल पड़ा होगा, एक स्टील का ग्रिल पड़ा होगा। स्टील के ग्रिल में लात मारो और एल्यूमिनियम के ग्रिल में लात मारो, एल्यूमिनियम का ग्रिल मुड़ जाएगा। बट एडवांटेज क्या है? पर सर यूज क्यों कर रहे हैं? एडवांटेज ये है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर कोरोजन नहीं आता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं आता है एल्यूमिनियम के ऊपर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर व्हाट? एल्यूमिनियम। सही बात है कि नहीं? कुश्ती थोड़ी करनी है यार, ठीक है ना? तो कुश्ती थोड़ी करनी है, तो इसलिए एल्यूमिनियम लगा दिया सजाने के लिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम है, ऐसा नहीं कि इतना भी कम नहीं है कि फूक मारो उड़ जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? स्टील के कंपैरिजन में कम है।
बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन ही नहीं आता, इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं आज के डेट में। तो लिखो पॉइंट करके, the disadvantage of aluminum is that the disadvantage of aluminum is that the disadvantage of aluminum is that the deformations are high, the deformations are high for a given load, the deformations are high for a given load, deformations are high for a given load, and it is costly, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है एल्यूमिनियम के, बट एडवांटेज इज दैट it requires less maintenance, तो इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम होता है, ठीक है जी। चले आगे नेक्स्ट। तो यहां तक की बेसिक जानकारी समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया आपको, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों क्लियर है। हाँ जी, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक बताओ जरा, शियर मॉडुलस कितना होता है? शियर मॉडुलस कितना होता है? 0.77 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, यंग्स मॉडुलस कितना होता है स्टील का? ठीक है, ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। डेंसिटी कितना होता है स्टील का? 7850 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है स्टील की, ठीक है, इसको नोट कर लेना आपने, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होती है स्टील की? 7850 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील। अच्छा, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है जी।